हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेरे प्यारे से चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10th का। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई 2015 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एपी इफ S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 and S10 is equal to 235, then find the AP where Sn denotes the sum of its first n terms। यानी कि Sn को इन्होंने बोल रखा है कि ये sum of first n terms को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, तो आप हमें AP बताइए कि AP क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज D and first term बी ए। अब मान लेते हैं कि इस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। तो अब इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके मुताबिक S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 है। ठीक है, अब देखिए S5 का हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे। आप लोगों को एक फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि n है तो n/2 हुआ है, तो यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 5/2 होगा। ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि n तो 5 है तो 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और फिर प्लस S7 है अगर, तो ये 7/2 और ब्रैकेट में फिर से 2a प्लस n माइनस 1 की जगह पे 7 माइनस 1 इंटू डी होगा और बराबर के उधर हम लिखेंगे 167। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दे रखा है कि S10 का वैल्यू आप मान लीजिएगा कि वो आपको दिया है 235। इसको भी यूज करेंगे। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से 5/2 है और ये हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 4d और प्लस 7/2 और इस ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 6d। तो आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो दो जब अंदर जाएगा तो ये 2 और 3 6 को काटेगा, या फिर हम इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल लें तो ये 2 भी इससे कट जाएगा। तो 2 कॉमन ही निकाल दो तो ये 2 3 जा बचेगा। यहाँ से भी 2 कॉमन निकालोगे तो ये 2 कट जाएगा 2 से और 2 दूना के 4, यानी कि आप 5 से मल्टीप्लाई सिर्फ करना बाकी है। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 5 2 जा 10d और प्लस 7a और 7 3 जा 21d इज इक्वल टू 167। यानी कि 5a और 7a को जोड़ा जाए तो 12a होगा और प्लस 21d को और 10d को जोड़ा जाए तो 31d होगा। इसका वैल्यू हमारा हो गया 167। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। एक और जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है कि S10 बराबर 235, इसको ज़रा यूज करते हैं। तो इस रास्ते के जगह को हम मिटा सकते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बस इक्वेशन को याद रखिएगा। अब यहाँ से हमारा S10 का वैल्यू जो है वो कितना है। S10 बराबर है हमारा 235। तो S10 का वैल्यू क्या हो जाता है 10/2 और ब्रैकेट में फिर से 2a और प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 235। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 5 बार में कट जाएगा और ये 5 को अगर हम उधर भेज दें तो ये भी 5 से कट जाएगा। 5 के 20 और 3 और 5 तो 5 7 35, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47 और यहाँ पे आपका 12a है। तो एक काम करते हैं हम लोग इस इक्वेशन को मतलब कह देते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड या फिर उतना से अच्छा है, एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग 2a का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 47 माइनस 9d और इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हमारा 12a है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2a, 6 दूना 12 हो जाएगा और प्लस 31d इज इक्वल टू 167। अब 2a का वैल्यू हम ये रख देंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि हमारा हो जाएगा 6 इंटू 2a का वैल्यू हो जाएगा 47 माइनस 9d, 47 माइनस 9d और फिर प्लस में 31d और इज इक्वल टू में 167। ठीक है ना, ये हो गया आपका।
अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही रखो 6 × 47 माइनस 9 छक्का 54 हो जाएगा 54D और प्लस 31D इक्वल टू 167। अब देखिए 54 में से 31 घटेगा तो 4 में से 1 गया तो 3 होगा, 5 में से 3 गया तो 2 होगा, ये माइनस हो जाएगा। इतना D इज इक्वल टू 167 और माइनस 6 × 47, यहाँ से 6 × 47 उधर ट्रांसफ़र हो गया है ना। अब चलिए अब आगे देखा जाए क्या होगा। आगे जो है वो कॉमन मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 छक 42 को 2 हो गया और 6 चौक के 24 और 4 28 हुआ। और ये हो गया 167 माइनस में। अब इसमें से इसमें घटेगा तो 12 में से 7 गया तो 5 और ये हो गया तुम्हारा 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये है -23 और ये भी आएगा माइनस में ही है ना। तो -23D तो माइनस से माइनस कट गया, D बराबर हो गया 115 और डिवाइडेड बाई 23। तो 5 बार में कट सकता है बिल्कुल है ना, 5 बार में ये कट जाएगा। कैसे, 5 या 15 को 5 और हाथ में लगा 1 और 5 दूना के 10 और 1 11। तो यहाँ से बिल्कुल प्यारा सा कॉमन डिफरेंस आ गया आपका क्या, D बराबर आ गया 5, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, और अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए भी निकाल सकते हैं, इसकी मदद लेके चाहे इसकी मदद लेके। तो इसी का मदद ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग फिर से इम्प्लाई करेंगे तो हमारा 2a बराबर हो जाएगा 47 माइनस 9 इंटू डी का वैल्यू हमने 45 रख देंगे तो 47 माइनस 45 तो ये बचेगा 2 और ये 2a का वैल्यू है, इसका मतलब a का वैल्यू आ गया 1। अब a आ गया और d आ गया तो AP लिखना बहुत आसान है क्योंकि AP क्या होता है यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए AP क्या हो जाता है हमारा a कमा a प्लस डी, फिर a प्लस डी में d जोड़ते हैं तो a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। तो a हमारा कितना है 1 है, d हमारा कितना है 5, तो 1 और 5 जोड़िएगा तो 6 है ना, फिर 5 जोड़िएगा तो 6 5 11, फिर 5 जोड़िएगा तो 11 और 5 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो दिस इज माई AP। ठीक है ना, अब इसमें एक और बात निकालना है, इन देन फाइंड द AP जैसे नहीं बस AP में ऐसे नहीं निकालना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CBSE 2015 का ही अगला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है सेक्शन C का, वो क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि द 4th term of an AP is twice its 8th term. If its 6th term is -8, then find the sum of its first 20 term. तो सबसे पहले सिंबॉलिकली सब चीज़ों को लिख लीजिए। कह रहा है कि द 40th term of an AP is twice its 8th term, यानी कि जो 40th टर्म है उसको हम T14 सिंबल देंगे, वो ट्वाइस है किसके 8th टर्म के, तो 8th टर्म को हम ये सिंबल देंगे T8। तो 40th टर्म इज ट्वाइस ऑफ 8th टर्म, ये हो गया। फिर बोला है कि इफ इट्स 6th टर्म इज, 6th टर्म का मतलब हुआ T6, तो T6 के बारे में इन्होंने बताया कि ये -8 है। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि हमको S20 निकालना है क्योंकि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म का मतलब S20 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस AP का फर्स्ट टर्म A है, लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस CD है ना, CD इज D। देन अब भैया अगर ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है क्या, T14 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T8, तो इसमें वैल्यू रखा जाए। T अगर 14 है तो A प्लस 14 में से घट गया तो 13D हो जाता है। फिर 2i इंटू T8 का वैल्यू हम लिखेंगे A प्लस 7D। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, A प्लस 13D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2A प्लस 7 दूना के 14D। तो एक काम करते हैं, सबको उधर भेजते हैं, तो उधर भेजेंगे तो A घटेगा तो A बचेगा, उधर भी D बचेगा, तो A प्लस D बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि A का वैल्यू हम लोग सिंपली -D भी लिख सकते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। एक और इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है कि T6 का वैल्यू, तो हम लिख देंगे कि सिंस T6 इज इक्वल टू -8, तो T6 का वैल्यू A प्लस 6 में से गया 5D और इज इक्वल टू -8। अब A का वैल्यू हमारा आया हुआ है -D, तो यहाँ से हम -D और प्लस 5D रख देंगे इक्वल टू -8। कोई पूछेगा कि आपने A का वैल्यू -D कहाँ से रखा,
तो हम बोल देंगे कि फ्रॉम 1, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 4D इज इक्वल टू -8, यानी कि D का वैल्यू हो जाएगा -8/4, यानी कि D का वैल्यू हो गया -2। अब कॉमन डिफरेंस आ गया, हमसे इसमें पूछा था S20 का वैल्यू, तो हमको A भी निकालना पड़ेगा। तो A तो हमारा -D के बराबर है, तो लिख देंगे कि सिंस A इज इक्वल टू -D, इसलिए A बराबर माइनस और D में भी -2 है, तो ये दो को माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा, यानी कि A हमारा 2 हो गया। अगर हमसे अब S20 पूछ रहा है तो S20 का फार्मूला क्या लिख देंगे, 20/2 और ब्रैकेट में 2A प्लस 20 - 1 इंटू D, ये होगा ना फार्मूला, n/2 और 2A प्लस n - 1 इंटू D, तो हो गया। तो अब जरा बताइए S20 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारा 2A, तो A का वैल्यू अगर 2 है तो 2 दूना के 4 हो गया, प्लस ये 19 हुआ, और D का वैल्यू हमारा -2 है, D का वैल्यू हमारा -2 है, तो 19 दूना 38 हो जाएगा। तो ये 10 गुना ब्रैकेट में हमारा 4 -38 आएगा, तो 4 में से -38 घटेगा तो -34 होगा, और -34 में 10 का गुणा होगा तो 340 हो जाएगा, यानी कि इस AP का 20 टर्म का जो सम है वो क्या हो जाएगा, -340। तो इस तरह भी आंसर लिख सकते हो, या फिर आप आंसर ये भी लिख सकते हो कि सम ऑफ इट्स 20 टर्म इज इक्वल टू -340। ठीक है ना, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका सेक्शन D का, ठीक है, और ये आपका पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ चले गए भाई, हाँ, कह रहा है कि फाइंड द 60th टर्म, है ना, 60th टर्म ऑफ द AP 8, 10, 12, ... if it has total of 60 term and hence find the sum of its last 10 term। इन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म, यानी कि इस AP का अंतिम 10 पदों का जोड़ बताना है। और कहानी क्या है जो दिया है वो देखो क्या दिया है, फाइंड द 60th टर्म, यानी कि 60th टर्म का मतलब हो गया कि T60 का वैल्यू इन्होंने पूछ रखा है। ठीक है ना, फिर बोल रहा है कि इफ इट हैज द टोटल 60 टर्म, यानी इन्होंने बोला है कि n का वैल्यू भी 60 ही है, माने टोटल टर्म इस AP में 60 ही है। और अगर आप AP को देखें तो फर्स्ट टर्म आप खुद से भी लिख सकते हैं, कितना 8, कॉमन डिफरेंस भी आप खुद से लिख सकते हैं T2 - T1, यानी कि 10 - 8, बहुत प्यारा सा है 2। ठीक है ना, पूछ रहा है कि फाइंड इट्स लास्ट, माने लास्ट का जो मतलब हमको जो सम निकालना है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म इज S-10, क्या मान लेंगे, S-10। अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमको तो ये मालूम है कि ये जो AP है हमारा कुछ ऐसा है 8, 10, 12 ... तो इसमें हमारा 60 को टर्म है, तो हम सबसे पहले 60वां टर्म को पता करते हैं। ये पूछ रहा है हमसे, तो T60 बराबर हो जाएगा A प्लस 59D। अब A का वैल्यू उन्होंने 8 दे रखा है प्लस 59, और D का वैल्यू उन्होंने 2 रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 9 दूना के 18 और 5 दूना के 10 और 1 11। अब ये जोड़िएगा तो 118 में 10 जोड़िएगा तो 128 होगा, यानी कि 126 होगा, यानी कि इसका 60वां टर्म जो है 126 हो गया। तो इस तरह से जब आगे बढ़ोगे तो 60 को टर्म है तो 126 इसका लास्ट टर्म होगा। अगर हम पूछे कि उसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, तो सोचो कि इसमें हम लोग आगे की तरफ कैसे बढ़े होंगे, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 2 जोड़ के। तो अगर हम बोले कि 12 से 10 कैसे आया होगा, 2 घटा के, तभी ना 12 में से 2 घटाए 10 आया, 10 में से 2 घटाए 8 आया, फिर ये 14 होता, तो 14 में से 2 घटाते तो 12 आता। इसका मतलब इसके जस्ट पहले वाला टर्म 124 होगा, फिर इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा 122 होगा, एंड सो ऑन। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें अंतिम से 10 पदों को जोड़ के बताइए, शुरू से नहीं। शुरू से बताता तो हम फार्मूला लगा के निकाल लेते, इसमें अंतिम से पूछ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस AP को पलट देंगे, है ना। हम लिख देंगे कि आफ्टर रिवर्स AP, आफ्टर रिवर्स द AP को अगर हम पलट दें तो हमारा शुरुआत हो जाएगा 126 से, 124 से, 122 से, है ना, ऐसे एंड सो ऑन, और लास्ट होगा इसका 8 पे। अब जरा सोचिए
कि अगर इस एपी का हम शुरुआत से 10 पदों को जोड़ें तो क्या हमारा जो पहले वाला एपी है उसका अंतिम से 10 पद नहीं जुटेगा? बिल्कुल जुटेगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग एस डैश 10 का वैल्यू लिख देंगे। क्या फार्मूला हमारा वही होगा जो हमारा होता है। क्या होता है हमारा फार्मूला एस एन का? n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन अब क्या होगा कि एस डैश जैसे n है तो यहाँ पे तो 10/2 होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब 2 इंटू ए लिखने जाएंगे तो a हमारा यहाँ पे ये दिमाग में रहे कि ये 126 होगा। और फिर n-1 यानी कि 10-1 और d के जगह पे हम क्या रखेंगे? तो d के जगह पे हमारा कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा। अगर इस AP का आप कॉमन डिफरेंस को अगर d माने हुए हो, चाहे d दिया हुआ है, तो इसका कॉमन डिफरेंस -d होगा, क्योंकि इसमें से आप 124 में से 126 घटाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपको -2 रखना होगा और यहाँ पे a के जगह पे आपको रखना होगा 126। तो 2 गुना 126 लिख दो, 2 गुना 126 डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? एस डैश 10 का ये 10 रहने देते हैं और ये 2 से ये 2 कटेगा और ये 2 कटेगा। तो सिंपल से इस ब्रैकेट में हमारा बचेगा 126 और ये माइनस ये 9 बचेगा, क्योंकि हम 2 को इस 2 से काट चुके हैं। तो 126 में से 9 घटाइएगा तो अगर 10 घटाते हैं तो 116 बचता है, यानी कि 117 बचेगा। तो यानी कि 170 हो जाएगा, सॉरी 117 है ना, तो 1170 हो जाएगा। तो ये आपका इस एपी के अंतिम 10 पदों का जोड़ है। तो लास्ट में हम लोग आंसर में लिख भी देंगे कि सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म इज इक्वल टू 1170, ठीक है ना। अगर समझ में आए तो लाइक करिएगा ज़रूर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। इस ईयर में हमारा ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, इतना से ज़्यादा नहीं है सीबीएसई में। अब आ जाते हैं हम लोग सीबीएसई 2016 के क्वेश्चन पर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सीबीएसई 2016 के क्वेश्चन को। और इसमें सबसे पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k + 9 2k - 1 एंड 2k + 7 आर द कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP। कह रहा है कि ये जो तीनों टर्म हैं ये AP के 3 लगातार पद हों तो अगर k का वैल्यू बताओ, मतलब कि k का वैल्यू बताओ यदि ये जो तीनों टर्म दिख रहे हैं आपको, ये आपका किसके टर्म है? कॉन्सिक्यूटिव टर्म है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर 3 गो टर्म होता है A, B, C, तो डायरेक्ट आप क्या कर लो कि मिडिल का ट्वाइस बराबर एक्सट्रीम का सम, ऐसे कर लो। ये कैसे होता है? आप कोई भी एपी को करके देखो। 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17, ये एपी के टर्म है। अब इस बीच का डबल करो, है ना, बीच का क्या करो? डबल। हमने बीच का डबल किया था। एक्सट्रीम को जोड़ के देखो क्या सेम आएगा, यानी कि 5 + 11 को जोड़ के देखो, जैसे हमने ए और सी को जोड़ा था, आ गया। अब अगर ये 14 को पकड़ते हो, अगर ये 3 लगातार टर्म एपी का मानते हो तो बीच वाला 14 हुआ, तो बीच का 14 का दुगना करिए, क्या वो एक्सट्रीम के सम के बराबर होगा? यानी कि इन दोनों के सम के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, आप करके देख सकते हो। 14 दूना 28 हुआ और 17 10 27 और 1 28 हो जाएगा। तो कभी भी अगर 3 लगातार टर्म आपको दिए हों और बोला जाए कि ये एपी में है, तो आपको क्या करना होगा? मिडिल का ट्वाइस बराबर एक्सट्रीम का सम। तो अगर उस थ्योरी को यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है आप देख रहे होंगे। इसका मिडिल टर्म है आपका 2k - 1, यानी कि 2k - 1 का डबल बराबर एक्सट्रीम का सम, यानी कि k + 9 और प्लस 2k + 7, 2k + 7, ये एक्सट्रीम का सम हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 4k - 2 होगा, k + 9 है और प्लस 2k + 7 है। तो 2k और k को जोड़ेंगे तो 3k और 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16, और यहाँ पे 4k - 2, तो यहाँ से 3k को बुला लेते हैं तो 4k - 3k हो जाएगा। 2 को उधर भेज देते हैं तो 16 + 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से k = हो गया 16 और 2 18, यानी कि इसी k के वैल्यू के लिए ये हमारा जो टर्म है ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी हो गए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी सीबीएसई का अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। तो जो भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको दिया उसको यूज करें या उसको लिखें, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया उसको लिख लीजिए।
फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0 लिखा, तो हम लोग फोर्थ टर्म को लिखेंगे T4, क्योंकि फोर्थ टर्म का यही सिंबल है, और वो आपको 0 दिया गया है, लिख लिए। कह रहा है कि तो इतना अगर इंफॉर्मेशन मालूम है तो ये प्रूफ करो, यानी कि TPT टू प्रूफ दैट, क्या भाई, कि 25th टर्म का मतलब हो गया कि T25 है ना, 25th टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। तो 3 टाइम्स का मतलब हुआ 3 इंटू, और 11th टर्म का मतलब हुआ T11। ये बातें हमें प्रूफ करना है कि इसका 25वां टर्म जो है वो 11th टर्म का 3 गुना होगा, अगर इसका चौथा टर्म 0 हुआ तब। तो हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो भैया हम T4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, एक कम लिखते हैं ना, 4 रहता है तो, और a प्लस 3d का वैल्यू ये 0 दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि a का वैल्यू हमारा -3d होगा। अब जो हमको प्रूफ करना है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग LHS को लेके आगे बढ़ते हैं। तो LHS बराबर हमारा क्या है, T25। तो T25 25वां टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 24d। अब a का वैल्यू तो हमें -3d आया हुआ है, तो -3d प्लस 24d लिखेंगे, है ना, क्योंकि 25 रहता है तो 25 से 1 कम लिखा जाता है, तो ये हो गया 21d। अब किस टर्म से कंपेयर किया गया था, 11वां टर्म से, तो या तो आप RHS निकाल लो या सिंपल 11वां टर्म निकालो। तो 11वां टर्म के लिए क्या लिखोगे, a प्लस 10d। अब देखो ये a का वैल्यू आपका -3d आया हुआ है और प्लस 10d, तो ये हो गया 7d। अब देखो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि 11वां टर्म क्लियरली जो है 25वां टर्म से 25वां टर्म इसका 3 गुना है 11वां टर्म से। तो यहाँ पे क्लियरली लिख देंगे, क्लियरली फ्रॉम 1 एंड 2, इसको 2 मान लो और इसको 1 मान लो। T25 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T11, है ना, प्रूव्ड। कोई भी बंदा अगर T11वां टर्म है, अगर ये 7d रखेगा तो ये 7 या 21d हो जाएगा, और ये भी 21d है, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसी ईयर के अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, और ये आपका 3 मार्क्स में है। कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 APs, है ना, AP एक नहीं है 2 हैं, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर mth टर्म। तो बताइए कि इसका mth टर्म का रेशियो क्या होगा, है ना, mth टर्म का रेशियो क्या होगा। देखिए अगर इन्होंने बोला है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझिएगा, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का रेशियो दिया है, और AP 2 ठो है, तो AP1 मान लेते हैं, एक AP2 मान लेते हैं। इस AP में हम लोग कॉमन फर्स्ट टर्म को A1 मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को D1 मान लेते हैं। इस AP में हम लोग फर्स्ट टर्म को A2 मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को D2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना मानने के बाद ऐसे मान लेंगे कि लेट, है ना, जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि A1 D1 के बारे में कि फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड D1 बराबर कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP, और फिर A2 D2 को भी वैसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये दिया है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP और डिवाइडेड बाई सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। ये आप AP1 कर सकते हो, ये आप AP2 कर सकते हो। ये आपको दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। ये इंफॉर्मेशन है आपको, और कह रहा है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म, यानी कि mth टर्म का रेशियो निकालना है। मतलब कि निकालना क्या है आपको, Tm ऑफ फर्स्ट AP बाई Tm ऑफ AP2, यानी कि टर्म का mवां टर्म और nवां टर्म का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप Sn का फॉर्मूला क्या लिखोगे, पहला AP के लिए n/2 ब्रैकेट में 2a A1 लिख दोगे, n-1 और D1 लिख दोगे, क्योंकि ये पहला AP का सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। दूसरा AP के लिए n/2 और यहाँ पे 2a2 लिखेंगे और प्लस n-1 इंटू D2 लिखेंगे। यहाँ पे n नहीं बदलेगा,
क्यों नहीं n बदलेगा? क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है कि पहला एपी का भी सम ऑफ n टर्म लेना है, यानी गिनती में कम नहीं छोड़ना है। पहला एपी का 10 गो टर्म लिया है तो दूसरा एपी का भी 10 गो टर्म को जोड़ के डिवाइड करेंगे। सम ऑफ रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी कि n इक्वल है दोनों में, और ये बराबर दिया हमको 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27। तो ये n/2 तो सीधे कट गया, n/2 सीधे कट गया। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, जो हमें निकालना है उसे तुम क्या लिखोगे, यही ना निकालना है। तो इस अगर m है तो इसको लिखोगे a1 + m है तो m-1 × d1, क्योंकि जब n रहता था तो n-1 लिखते थे। अब AP2 के लिए क्या लिखोगे, a2 + m-1 × d2। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब इसी तरह का रेशियो दिखना चाहिए। ये रेशियो निकालने के लिए पहले a1 नजर आना चाहिए, फिर m-1 × d1 होना चाहिए, मतलब a1 रहना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें अभी जो आया हुआ है, अगर उसको देखा जाए तो ये कटा हुआ है, तो 2a1 2a2 दिख रहा है ना। तो अगर 2a1 2a2 दिख रहा है तो तकलीफ बढ़ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देते हैं इसी में, क्योंकि मिला जुला के हमको यही दिया हुआ है और इसी से हमको वहाँ पे जाना है। तो इसी को कुछ इस तरह से चेंज किया जाए कि हमारा रेशियो उस तरह से दिखने लगे। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 2 से डिवाइड और इसमें भी 2 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, 2a1 + n-1 × d1 डिवाइडेड बाई एक काम करते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर ही देते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा a1, क्योंकि 2 कट जाएगा, प्लस n-1/2 × d1, फिर डिवाइडेड बाई, इसमें भी हमको 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा a2 + n-1 × d2, यहाँ डिवाइडेड बाई 2। अब हमने तो न्यूमरेटर माने इधर कोई अलग काम नहीं किया, हमने ऊपर भी 2 से डिवाइड किया तो नीचे भी 2 से डिवाइड किया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम इसमें कोई डिवाइड नहीं करेंगे, ये ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ अगर हमको ये रेशियो चाहिए तो a1 a2 मैच कर रहा है, प्लस मैच कर रहा है, d1 मैच कर रहा है। अगर n-1/2 के जगह पे अगर m-1 आ जाए, अगर ये m-1 आ जाए तो हमारा काम बन सकता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये तो n के सभी वैल्यू के लिए सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व फ्रॉम 1, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और हमने ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि इस स्थान पे हमको m-1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर m-1 मिल जाएगा तो हमारा वो रेशियो दिखाई देगा। तो हम लिख देंगे कि n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m-1, है ना, m-1। तो हम लोग n का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना, n का क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 2 उधर जाएगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा 2 × m-1, यानी कि यहाँ से हम देखें तो ये 2m और -2 और ये -1 उधर जाके +1, तो n का वैल्यू आपका हो गया कितना, 2m-1, 2m और -1, ठीक है। अब अगर ये n का वैल्यू ये आ गया तो अब इसी n के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर इक्वेशन नंबर 2 अगर इसको माने हैं तो ये वैल्यू हमारा दे देगा उस वैल्यू को, है ना। कैसे, जरा पुट करके देखिए। हम क्या क्या लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 2m-1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमको पुट करना है, तो इक्वेशन 2 हमारा यही पूरा इक्वेशन है, यही 2 है हमारा। तो a1 रहेगा प्लस n के जगह पे हमें क्या डालना है, 2m-1। तो यहाँ पे हम अगर डालें तो 2m-1, अब पहले से यहाँ -1 है, और डिवाइडेड बाई 2 और इनटू d1 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग फिर से n का वैल्यू डालेंगे, तो ये a1 प्लस फिर से n का वैल्यू क्या है, 2m-1, तो ये हो जाएगा 2m-1, फिर से यहाँ -1 है, और डिवाइडेड बाई 2 और इनटू d2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है हमारा 7। फिर n के जगह पे आपको फिर से सब्स्टिट्यूट करना होगा, यहाँ भी 2m-1, तो यहाँ हो जाएगा n के जगह पे 2m-1 और +1,
डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एन के जगह पे 2m-1 और प्लस 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ का जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 2m-2 आएगा और जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा a1 प्लस, देखिएगा 2m इसमें भी है और -2 भी है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा कॉमन होके, तो यहाँ पे आपको सीधा दिखाई देगा m-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देखें तो -2 आएगा, तो फिर 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से एक बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 प्लस m-1 इंटू d2। और इधर का कैलकुलेशन करिए तो 7 दूना के 14 m, और यहाँ देखिए ये माइनस का 7 और प्लस का 1 तो माइनस का 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8m और माइनस का 4 होगा, और ये प्लस का 27 है, तो 27 में 4 घटा दीजिए तो प्लस 23 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला चीज़ अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप ये समझो कि आप इस n के जगह पे मतलब n-1/2 के जगह पे क्या पुट कर रहे थे, n-1/2 के जगह पे आप यही m-1 पुट कर रहे थे और उसी को सॉल्व करके n का वैल्यू आया था। इसका मतलब डायरेक्टली आप n-1/2 के जगह पे m-1 यहाँ पे रख भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट a1 प्लस m-1 d1 हो जाएगा, क्योंकि आपने शुरू में ही n-1/2 को ही m-1 पुट किया था। ठीक है ना, अगर वीडियो समझ में आए तो भाई लाइक कर दो, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसी ईयर का अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका CBSE 2016 का। कह रहा है कि द हाउस इन अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। कह रहा है कि द हाउस इन अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 9, मतलब कि बहुत सारा हाउस है, हाउस 1 हाउस 2 ऐसे करके, और इसमें नंबर लिखा गया है क्रमशः 1 2 3 ऐसे करके, और टोटल हाउस कितना है आपका 49 हाउस है। फिर आगे कह रहा है कि सो दैट, ये प्रूफ करिए, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउस प्रेसिडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग x। ये कहने का मतलब इसका है कि अगर 1 से लेके 49 तक मतलब घर है उन पे ये अंक लिखे गए हैं, तो आप ये प्रूफ करो कि इनके बीच में ऐसा कोई घर है जिसके ऊपर एक नंबर x एग्जिस्ट करता है, और उस x नंबर के पहले वाले अंकों की संख्या, पहले वाले घर में जो अंक लिखे गए हैं उनकी अंकों की संख्या बराबर उस नंबर, उस हाउस नंबर के बाद वाले जो हाउस है उनके अंकों की संख्या के सम के बराबर होगा। जरूर x ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। आप इसका हिंदी वर्जन भी पढ़ के देखें। एक सीधी रेखा में स्थित घरों पर 1 से 49 तक की संख्याएं क्रमानुसार अंकित है, कॉन्सिक्यूटिवली। दर्शाइए कि इन अंकित संख्याओं में एक ऐसी संख्या x अवश्य है कि x से पहले आने वाले घरों पर की अंकित संख्याओं का योग x के बाद आने वाली अंकित संख्याओं के योग के बराबर है। ठीक है ना, तो अगर ऐसा होगा तो हम मान लेते हैं कि एक ऐसा नंबर x है बीच में। अब एक ऐसा नंबर अगर x बीच में है तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत ध्यान से, अगर ये 3 है तो 3 ही टर्म है। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा T4 होता, ये T3 होता तीसरा टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म। तो अगर ये x है इसका मतलब ये Tx टर्म होगा, तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म को हम क्या नाम देंगे, Tx-1। ठीक है, और इसके बाद हमारा अगर हम ये बोलें तो ये हमारा 49वां टर्म है। ठीक है, तो हमें यही बात प्रूफ करना है, दर्शाना है। तो एक काम करते हैं, इसको तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले वाले जो घरों पे अंकित संख्याएं हैं उनकी अंकों का जोड़ बराबर इनके बाद आने वाले घरों के अंकों के जोड़ के बराबर। तो ये Tx है तो ये x+1 होगा, इसका मतलब ये Tx+1 होगा। ठीक है ना, मतलब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। मतलब वी हैव टू प्रूव, क्या करना है भाई, वी हैव टू प्रूव कि सम ऑफ x-1 लिखेंगे, क्योंकि अब हम लोग x-1 लिखेंगे तो शुरू से x-1 पदों का जोड़ आ जाएगा, और बराबर करना है हमको क्या, s डैश मान सकते हैं, अंतिम से अब आना होगा इधर। तो एक काम करते हैं, इसको शुरू से ही जोड़ के भी ला सकते हैं। हम आपको बोलते थे कि आप AP को पलट दो, लेकिन AP को पलटने से दिक्कत क्या होगा कि सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये हम किस टर्म तक पहुँचे हैं, क्योंकि कै गो टर्म तक पीछे से जोड़ के लेना है।
ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो उस खिचड़ी को पकाने से अच्छा है आप क्या कर लो कि सबसे पहले आप शुरू से लेके 49 पदों तक का जोड़ लो, और शुरू से 49 पदों के जोड़ में से आप सिंपल सी बात है कि शुरू से लेके x पदों के जोड़ को घटा दो, क्योंकि S 49 का मतलब होता है कि सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स। तो अगर शुरू से हम लोग 49 टर्म के जोड़ लिए, माइनस एस एक्स का मतलब हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट एक्स टर्म, यानी शुरुआत से लेके एक्स टर्म के पदों का जोड़। तो अगर हम एक्स के पदों तक का जोड़ को घटा देंगे तो हमारा यही वाला ना जो बचेगा, क्योंकि इसमें तो हमारा यहाँ से यहाँ भी शामिल है और यहाँ से यहाँ भी शामिल है, टोटल शामिल है। तो अगर टी एक्स तक के सम को घटाते हैं तो एस 49 में से अगर एस एक्स तक के माने सम ऑफ एक्स टर्म तक को घटाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़ बचेगा। अब ये बात हमें प्रूफ कर देना है, ठीक है ना, कर देते हैं प्रूफ। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं एस एक्स माइनस 1 तो ये कितना आएगा। सबसे पहले तो आप एस एन के फार्मूला को आप देखा करें। यहाँ पे हम लिखते हैं एस एन बराबर एन रहता है तो यहाँ n बाई 2 होता है और ब्रैकेट में हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी कि यहाँ पे जब n रहता है तब। तो यहाँ पे तो हमारा x माइनस 1 है तो ये हमारा x माइनस 1 बाई 2 होगा और ब्रैकेट में 2 इंटू a और प्लस x माइनस 1 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ से एक कम करा जाता है और इंटू डी लिखते हैं। तो यहाँ पे a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और कॉमन डिफरेंस हमारा ये भी 1 है, यानी क्या ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 और ब्रैकेट में देखिएगा ये 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 2 और इंटू फिर से ये भी 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 1 जा 2 है और ये माइनस 2, तो ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, x माइनस 1 बाई 2 और इनटू में हमारा केवल और केवल x बचेगा। यानी कि ये हम कह सकते हैं यहाँ पे, चलिए यहीं पे कह देते हैं s ऑफ x माइनस 1 इज़ नथिंग बट x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया। अब हम लोग राइट हैंड साइड का वैल्यूज को निकालते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड हमारा s 49 माइनस एस एक्स है, तो जरा निकाला जाए s 49 और माइनस एस एक्स। तो s 49 का फॉर्मूला हो जाएगा 49 बाई 2 और ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस 49 है तो 49 में से घटेगा और इंटू डी होगा और फिर माइनस एस एक्स का मतलब हुआ x बाई 2 और ब्रैकेट में हमारा हुआ 2 इंटू ए और प्लस n माइनस 1, तो x है तो x माइनस 1 और इंटू डी, ठीक है। चलिए अब a का वैल्यू आपका 1 है, d का वैल्यू 1 है तो उसका वैल्यूज़ को रखा जाए तो ये 49 बाई 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 2 और प्लस 48d, d का भी वैल्यू 1 ही है तो 1 ही रहने दो। ये हो गया माइनस ये हो गया x बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a और प्लस में x माइनस 1, 2 हो जाएगा ये तो क्योंकि a का वैल्यू 1 है तो 2 प्लस x माइनस 1 ये हो गया। अब अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे करते हैं s 49 माइनस एस एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 48 और 2 50 होता है और 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा, यानी कि 49 इंटू 25, ठीक है ना। फिर माइनस ये x बाई 2 है और ये आपका 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा प्लस में, यानी कि माइनस का x इंटू एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है ना। देखिए ये हमें प्रूफ नहीं करना था कि इसका जो x टर्म से जस्ट पहले वाला टर्म का सम था वो इधर के सम के बराबर था, बल्कि ये प्रूफ करना था कि x एक ऐसा नंबर है, यानी कि एक जो हमारा मकान था, बिल्डिंग था, है ना, हाउस था, उस हाउस पे एक नंबर एक x ऐसा एग्जिस्ट जरूर करता है ना। ये प्रूफ करना था कि एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट जरूर करता है जिस नंबर के पहले वाले नंबर के जो हाउसेस हैं उनका सम बराबर उस हाउस नंबर के बाद वाले हाउसेस के नंबर्स का सम बराबर होगा। तो हमको तो ये बात लिखना होगा कि ये वाला सम और ये वाला सम बराबर होगा और दोनों को सॉल्व करके x का वैल्यू हमको नेचुरल नंबर निकालना होगा जो 1 से लेके 49 तक के बीच में आना चाहिए, क्योंकि हमारा x 1 से लेके 49 तक के बीच में ही है, ठीक है ना। तो अब उसको इससे इक्वेट करेंगे तो नाउ
क्या लिख देंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49 इंटू ये हो जाएगा 25 और माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग इधर लेके आएंगे और बाई टू एलसीएम है तो एलसीएम सही होगा और ये माइनस जो है वो प्लस में बदलेगा, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 1 और ये प्लस लिख ही लो, एक बार एलसीएम वाला भी काम कर ही लेते हैं, और डिवाइडेड बाई 2 और बराबर 49 इंटू 25। ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का x, एलसीएम तो आपका 2 ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये कहानी खत्म हो जाएगी और बराबर में हम लिख देंगे 49 गुना 25। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 भी है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा ही देते हैं आप, यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और बराबर 49 इंटू 25, तो ये 2 से 2 कट गया, x बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 49 इंटू 25। तो भैया x तो हमारा पहले ही बोला था कि नेचुरल नंबर है, तो माइनस वाला कंसीडर करेंगे ही नहीं, इसलिए क्या लिख देंगे कि ना इम्प्लाई x इज इक्वल टू ओनली अंडर रूट 49 इंटू 25, क्योंकि हमारा x निगेटिव नहीं हो सकता है, नेचुरल नंबर ही है x। तो यहाँ से हमारा 49 से हम 7 इंटू 7 सोच सकते हैं और 25 से 5 इंटू 5 सोच सकते हैं, इसका मतलब एक 7 बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि 7 5 35। तो इस तरह से हमें पता चला कि x का वैल्यू आपका 35 है, यानी कि 35वां हाउस जो है ऐसा हाउस है जिसके बाद वाले हाउसों का जोड़ उसके जस्ट पहले वाले हाउसों के जोड़ों के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए ये बात हम लोग प्रूफ कर दिए, है ना, प्रूफ, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग सीबीएसई 2017 के क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84, है ना। इसमें हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A21 का मतलब होता है कि T21 और A7 का मतलब होता है आपका T7। अब आपको मालूम है अच्छी तरह से T21 का फॉर्मूला हो जाता है A प्लस 21 है तो 20D और माइनस यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाइएगा क्योंकि ये माइनस है, पूरा टर्म को घटाना है, और T7 का वैल्यू A प्लस 6D आएगा, और यहीं पे माइनस रहने की वजह से अगर आप ये मैंने ब्रैकेट को छोड़ दोगे तो ये प्लस में ही रह जाएगा, जो कि गलत कर देगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अगला स्टेप में ये माइनस प्लस माइनस 60 होगा और ये माइनस A होगा और ये A प्लस 20D तो रहेगा ही और ये माइनस का ही होगा, तो A से A कैंसिल हो जाएगा और 20D में से 6D घटेगा तो 14D बचेगा और 14D बराबर 84, तो 14 छक 84 होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आपका D हो जाएगा। तो लिख देंगे फाइनल कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। अब बढ़ते हैं इसी ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20, 19 एंड 1/4, 18 एंड 1/2, 17 एंड 3/4 डॉट 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, ठीक है ना। तो पहला नेगेटिव टर्म का मतलब हुआ कि एपी घट रहा होगा। जैसे हम एक एग्जांपल से समझिएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारा 5 हो गया, अब 5 में हम क्या कर दिए, 2 घटा दिए तो 3 हो गया, 3 में से 2 घटाए 1 हो गया, 1 में फिर 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो इसका पहला नेगेटिव टर्म क्या हुआ, -1। हो सकता था ये 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 यहाँ से शुरू हो रहा होता है एपी। तो अगर 9 से एपी शुरू हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है। यही तो पूछा है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। विच टर्म, कौन सा टर्म, है ना, कौन सा टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो हम लिख देंगे कि सिक्स्थ टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हो गया आंसर। तो इस एपी में आपको पता करना है कि कैसे पता करें। तो देखो, इसको पता करने के लिए होता है बैरियर 0। बैरियर क्या होता है, 0। तो सबसे पहले मान लो कि इस एपी में भले 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन मान लो कि ऊपर वाले मैंने जो क्वेश्चन तुम्हें दिया है उसमें एक 0 टर्म है और 0 के पहले पॉजिटिव होता है और 0 के बाद नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसका एक टर्म Tn, हमको नहीं मालूम है कौन सा टर्म, तो हम मान लेंगे कि लेट nth टर्म बी नेगेटिव। हम क्या मान लेंगे कि लेट nth टर्म
बी 0। तो हम लोग टी एन बराबर क्या लिख देंगे 0, भले वो हो या ना हो सकता है कि जैसे अभी हम एक एग्जांपल लिए थे तो -1 के बाद डायरेक्ट 1 आ गया था, तो 0 तो इसमें था ही नहीं, क्योंकि -1 के बाद 1 अगर आ गया तो उसके बीच में ही ना 0 एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी हो सकता है कि उसका 0 एक टर्म हो ही नहीं, लेकिन एक हमको आइडिया लग जाएगा कि नहीं उसके कितना बाद या कितना पहले नेगेटिव टर्म मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका टी एन टर्म आपका 0 है, तो यहाँ पे हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 होगा। तो a तो सीधा दिखाई दे रहा है 20 है, और प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो डी का वैल्यू कैसे निकालें? तो सबसे पहले इसका t2 क्या है, t2 माइनस t1 है, तो t2 के लिए आप क्या कर दोगे 19 चौके 76 और 1 77 है ना, सॉरी 77 होगा ना, 77 बाई 2 सॉरी बाई 4 और माइनस 20 बाई 1 लिख सकते हो आप, क्योंकि t1 तो आपका 20 ही है। अब एलसीएम ले लो कितना 4, और ये हो जाएगा कितना 77 और माइनस 20 चौके 80, यानी कि ये बेसिकली हो जाएगा -3/4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3/4 इंटू में और बराबर 0। तो यानी कि हमारा 20 को अगर उधर भेजें तो ये माइनस का 3/4 के साथ इंटू में n-1 है और बराबर के उधर 20 जाएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा पहले तो, और ये 4 जाएगा जब, तो 3 इंटू n-1 बराबर होगा 20 चौके 80। तो यहाँ से हमारा n-1 हो जाएगा 80/3, और यहाँ से हम लोग अगर n के बारे में पूछें तो n हमारा हो जाएगा 80/3 और प्लस 1। तो एलसीएम लिया जाए 3 होगा, तो ये हो जाएगा 80 और प्लस 3 एकम 3, तो 80 3 83/3। अब ये तो पक्का तय हो गया कि ये कटेगा नहीं, क्योंकि 8 3 11 है, तो कटेगा नहीं, तो भी आप काटिए। 3 दूना के 6 और 2 बचा और 3 बचा, तो 3 7 21, 22 23 2 बचा, तो 3 6 के 18, यानी कि 27.6। इसका मतलब कि n का वैल्यू तो ये आपको मालूम है कि n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं आता है, दशमलव में नहीं आता है। इसका मतलब ये होता है कि 0 इस एपी का टर्म नहीं है, लेकिन इससे हमें ये पता चल जाता है कि 27वां टर्म तक पॉजिटिव है। अगर 27.6 टर्म है, जैसे 27 का मतलब क्या हुआ, n बराबर अगर 27 आता तो क्या होता है, 27वां टर्म तक पॉजिटिव टर्म है, उसके बाद 27.6वां टर्म 0 जैसा महसूस हो रहा है। इसका मतलब 27.6 के बाद 27 के जस्ट बाद वाला टर्म ढूंढो 28, तो 28वां टर्म इसका नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लिख देंगे कि हियर n इज इक्वल टू 27.6, सो 0 इज नॉट अ टर्म of this AP, but it's so यह दिखाता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28 है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28th टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28th टर्म। उसका मतलब कुछ और हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो गया कि 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है ना? चलिए, अगर ये पूछता कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है, तो उस समय हम लोगों को T28 का वैल्यू निकालना होता है, जो कि होता है हमारा a प्लस 27d। और इसको अगर निकालना चाहो तो a का वैल्यू हमारा कितना है 20 है, और प्लस 27, और d का वैल्यू आप अभी निकाले हुए हो -3 कितना, d का वैल्यू -3/4। ठीक है ना? तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका पहला नेगेटिव टर्म आ जाएगा। ठीक है ना? और उसके जस्ट पहले वाला अगर 27वां टर्म लोगे तो वो पॉजिटिव टर्म होगा, उसके बाद सारे पहले वाले पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना? चलिए, ये भी कंप्लीट हो गया। इसी ईयर का अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट टर्म बोला तो a बराबर क्या लिख दो 5, फिर आगे बोला कि द लास्ट टर्म इज 45, यानी कि Tn। आपको नहीं मालूम है कि क्या को टर्म है, लेकिन लास्ट टर्म बोला है तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म है, तो वो हो गया 45। फिर बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ
ऑल इट्स टर्म इज, यानी कि जितना भी टर्म है उसका जोड़ जो है वो दिया गया है 400। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछ रहा है तो यानी कि n पूछ रहा है, और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो d पूछ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग tn क्या लिख देंगे, tn का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 45। अब a का वैल्यू हम रख देंगे 5 प्लस n माइनस वन, n तो दिया नहीं है, निकालना है, और d भी हमें नहीं मालूम है, तो d भी रहेगा ऐसे ही 45, यानी कि यहाँ से n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 5 उधर जाएगा तो 40। ये दिमाग में रखेंगे। फिर Sn बराबर अगर 400 दिया है तो Sn का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n/2 जो रहता है वही, और ब्रैकेट में आपका 2a या a प्लस tn लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म भी दिया है और लास्ट टर्म भी दिया है, तो a प्लस tn वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा Sn बराबर दिया गया है 400। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि n/2 और ब्रैकेट में a प्लस tn, तो a के जगह पे हमारा 5 है और प्लस tn की जगह पे 45 है, और बराबर हो जाएगा 400। तो ये 45 और 5 को जोड़ा जाए तो 50 होगा, है ना, और 50 के बटे में हमारा 2 दिख रहा है, तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 25 बार में, और 25 को उधर भेजें तो n बराबर हो जाएगा हमारा 400 बटे 25। तो ये 25 चौके 100 होता है, 4 पहले से है तो 25 चौके 100 ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 × 100 और बटे में 25, तो 25 चौके 100 हो गया। तो इसका मतलब n का वैल्यू हो गया 16। इस एपी में क्या गो टर्म था, 16 गो टर्म था। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो 1 इम्प्लाई क्या लिख देंगे, 1 इम्प्लाई लिख देंगे n माइनस वन इंटू डी बराबर 40। तो हमारा n बराबर है 16, तो 16 में से 1 घटेगा और d बराबर हो जाएगा 40। तो 16 में से 1 घटा तो 15, यानी कि d बराबर 40 बटे 15। तो 5 से काटो, 5 बटे 40, 5 तिया 15। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हो गया 8/3। तो 2 आंसर हो गया, एक तो d और एक n, दोनों ही आपसे पूछा था। तो लिख देंगे कि हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8/3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग इस ईयर का 2017 का लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 APs इज 7n + 1 is to 4n + 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 9th टर्म। यानी कि हमको 9th टर्म का रेशियो निकालना है, और दिया है, देखिएगा ध्यान से, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs। तो इसमें वही कहानी हो गई, एक ईयर वाला बताए थे हम आपको। AP1 मान लीजिए, जिसमें आपका कॉमन फर्स्ट टर्म A1 हो गया और कॉमन डिफरेंस D1 हो गया, क्योंकि 2 AP है ना। तो AP2 में आप मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D2 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट AP का सम ऑफ n टर्म्स, तो ये हो गया AP1, और रेशियो है किसका, तो दूसरे AP के n टर्म के सम्स के साथ। वो कितना दिया हुआ है हमें, तो ये है 7n + 1 और डिवाइडेड बाई 4n + 27। अब यहाँ पे हम लोग इसका फार्मूला क्या लिख देंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a, तो a1 लिखेंगे प्लस n माइनस 1, और d के जगह पे हम d1 लिखेंगे। n दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिखा है। तो AP में पदों की संख्या बराबर है, इस AP में भी n पद लेना है, इस AP में भी दूसरा भी n ही पद लेना है। तो यहाँ पे n/2 ही होगा, लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। दूसरा AP का फर्स्ट टर्म A2, फिर n-1 और कॉमन डिफरेंस आपका D2, और ये है हमारा कितना 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27। अब यहाँ से n/2 कैंसिल हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, इस पे गौर करो। आपसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म, यानी कि टर्म का रेशियो पूछा है, और 9वां टर्म का AP1 का डिवाइडेड बाई T9 ऑफ AP2। तो एक्चुअल में ये अगर पूछा है तो ये सोचो कि होगा क्या, तो ये होगा a प्लस, अगर Tn निकालना है तो a + 8d लिखते हो,
बस ए को जगह पे A1, डी के जगह पे D1, और नीचे क्या लिखोगे दूसरा AP का 9वां टर्म यानी कि A2 प्लस 8D2, यानी कि यही वाला क्वेश्चन मार्क है आपका। तो जो वैल्यू अभी आ रहा है दिख रहा है वो कितना है, यहाँ से आप अगर इम्प्लाई करो इस चीज़ को तो ये आपका 2A1 और प्लस n-1 इंटू D1 और डिवाइडेड बाई 2A2 और प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू कितना है 7n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। अब यही इंफॉर्मेशन दिया है और ये निकालना है, तो इसी में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाना होगा ताकि हमारा आंसर आए। तो इसमें क्या करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ A1 देख रहे हैं और यहाँ 2A1 देख रहे हैं, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये हो जाएगा A1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे तो बचेगा, और इंटू D1 डिवाइडेड बाई यहाँ लिखेंगे A2 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D2 और बराबर के उधर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, LHS में उधर छोड़ देंगे। अब देखिए ध्यान से कि अगर हमको A1 प्लस 8D1 लाना है, क्योंकि हमको अगर ये रेशियो निकालना है मतलब ये रेशियो निकालना है। अब ये रेशियो निकालने का मतलब हमको D1 का कोफिशिएंट 8 चाहिए, तो यहाँ पे भी तो A1 है ही, D1 भी है, बस n-1/2 के जगह पे 8 पुट करके हम लोग n का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, ऐसा जिससे यह कैलकुलेशन 8 आ जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इसको 1 मान लेंगे और बोल देंगे कि फ्रॉम 1 क्लियरली, इसको मिटा। इसके बाद वाला स्टेप में लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्लियरली, साफ तौर पे ये झलक रहा है कि n-1/2 इज नथिंग बट 8, ये 8 होगा। अब 2 को उधर भेज दें तो n-1 बराबर 8 दूना के 16, तो n बराबर हो जाएगा 17। अब यही n का वैल्यू वापस से आप इस इक्वेशन में जब पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये आ जाएगा। तो नाउ लिखेंगे कि पुट n इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा भैया, तो ये है A1 प्लस n के जगह पे हमें क्या पुट करना है 17, तो 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे A2 प्लस फिर n-1 यानी कि 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D2 और बराबर RHS में हमारा 7 इंटू n के जगह पे हमको 17 ही पुट करना है, तो ये 7n प्लस 1 4n प्लस 1 में भी हमको n के जगह पे 17 ही रखना है, तो ये हो गया, और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 17 और प्लस 27। अब यहाँ पे साफ तौर पे देखिएगा जब, तो ये आएगा आपका A1 प्लस 17 में से गया 16, 16/2 8, तो 8D1। नीचे देखिए A2 प्लस 17 में से गया फिर 16/2 फिर 8D2 बराबर जा 119 प्लस 1 फिर 17 4 जा 68 और प्लस 27। तो अगर इसको जोड़ा जाए तो आप पाओगे कि ये 120 होगा, और यहाँ पे इसको जोड़ा जाए तो 8 और 7 15 और 6 और 2 8 और 1 9, और ये 5 से कटता हुआ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और 5 के 20, ये 5 से कटेगा 5 एकम 5 4 9 4 और 5, तो 5 9 45, अब नहीं कटेगा। यानी कि ये जो रेशियो आपसे पूछ रहा था इस चीज़ का, जो कि किसका रेशियो था T9/T9, ये AP1 और AP2 का, उसमें आप साफ तौर पे ये लिखोगे कि रेशियो ऑफ इट्स 9th टर्म ऑफ 2 APs इज इक्वल टू 24:19, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। तो ये हम लोग 2017 का भी पूरी तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब बस 2 ईयर का बाकी है, 2018 और 2019 और 2020 भी, ठीक है ना। 2020 में भी तो पेपर ही नहीं हुआ था, तो चलिए, और 2021, ठीक है ना। तो जो जिसमें भी ईयर में हुआ है पेपर, उसका अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे वीडियो को। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।